हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस का मॉक टेस्ट 22। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाइए तैयार। आज का पहला प्रश्न है, बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इस समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सन 1859 ईस्वी में किया था। तो सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सन 1859 ईस्वी में किया था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है या कोड सही है। ठीक है, इसने नील विद्रोह के किसानों के हितों का समर्थन किया था। जो सोम प्रकाश पत्रिका है इसने नील विद्रोह के किसानों के हितों की समर्थन किया था। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि एक और दो दोनों क्या है, सही है। तो दोनों पॉइंट जो है आप लोगों को है याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, वुड डिस्पैच को क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, और इस रिपोर्ट के आधार पर कहाँ पर विश्वविद्यालय नहीं खोला गया था, तो कोलकाता में यहाँ पे तो विश्वविद्यालय खोला गया था, बम्बई में यहाँ पर भी खोला गया था, मद्रास में यहाँ पर खोला गया था, लेकिन लखनऊ में जो है विश्वविद्यालय नहीं खोला गया। तो यही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कि कहाँ पे जो है विश्वविद्यालय नहीं खोला गया था। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा DNA, यानी कि लखनऊ। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। बंगाल में राजस्व कृषि व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, बंगाल में राजस्व कृषि व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, अली मर्दन खान को, मुर्शीद कुली खान को, मीर कासिम को या मीर आसिफ को। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि मुर्शीद कुली खान को बंगाल में राजस्व कृषि व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। इसमें हम लोगों ने 25 प्रश्न रखा है और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। ठीक है, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 143 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही कोड बताना है कि कौन सा कोड जो है सही है। यह राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के विवादों में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति जो है सार्वजनिक महत्व के जो भी विवाद होते हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, ऐसी बताई जा सकती है। इसके पास ऐसी राष्ट्रपति जी को शक्ति दी गई है अनुच्छेद 143 में। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहकारी बाध्यकारी नहीं है, ये भी बात सही है। जो भी सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा वो उस पर राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है कि उस जो सलाह को माने ही माने, वो अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, जो निम्नलिखित कथन है उसके संबंध में सही कथन क्या है बताना है। एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। जो एबरडीन है उसको यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है, यानी कि कैपिटल ऑफ ऑयल कहा जाता है एबरडीन को। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है और इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। जो भी एक दिए हुए हैं कोड 1 2 3 4, उसमें से देशों के नाम लिखा हुआ है। कौन से देश जो है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। तो ध्यान रखना है आपको, उत्तर ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2 और 3, 2 3 और 4, 3 4 और 1, या ऊपर के सभी सही। तो जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, उसमें जो है चारों देश शामिल हैं। यूके में चारों देश शामिल है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में चारों देश शामिल है। लेकिन जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें जो है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल है, 3 देश शामिल है,
इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, लेकिन यूके में चारों देश यानी कि उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड चारों शामिल है। 6वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। 22 दिसंबर 1939 के रूप में याद किया जाता है, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को रूप में याद किया जाता है। किसके रूप में याद किया जाता है? मुक्ति दिवस के रूप में, पाकिस्तान दिवस के रूप में, सीधी कार्रवाई यानी कि के दिन के रूप में, ठीक है, और यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई के दिन को कहते हैं, या भारत छोड़ो आंदोलन के दिवस के रूप में। तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि मुक्ति दिवस के रूप में जो है 22 दिसंबर 1939 को जाना जाता है। एग्जाम की पॉइंट में देख देते हैं। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया, ठीक है, जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो केंद्र और प्रांतीय सरकारों के हिस्सा थे ने भारतीयों से विधिवत परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में एक पार्टी बनाने के वायसराय के फैसले का विरोध करते हुए बड़े पैमाने पर क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। इसमें जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने क्या किया था, जो कि सरकार के हिस्सा भी थे, तो उसमें वायसराय ने क्या किया था कि बिना इन्हीं के परामर्श के ही उसने जो द्वितीय विश्व युद्ध उसमें चल रहा था उसमें इंडियंस को क्या मान लिया था? हिस्सा मान लिया था। इसके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे उन्होंने क्या किया था? बड़े पैमाने पर इस्तीफा दे दिया था। तो उस दिन को जो है मुस्लिम लीग वालों ने क्या मनाया था? मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी? ठीक है, पहली बात तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो एनी बेसेंट जी थी, जो कि विदेशी थी। और किस अधिवेशन में चुनी गई थी ये आपको बताना है। तो कोलकाता अधिवेशन 1917 वाले में, लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कानपुर अधिवेशन 1925 में, या इलाहाबाद अधिवेशन 1921 में, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि कोलकाता अधिवेशन 1917 में जो है एनी बेसेंट जी को पहला महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और 1925 में जो कि कानपुर अधिवेशन था उसमें सरोजिनी नायडू जी को दूसरी महिला अध्यक्ष थी, और पहली इंडियन महिला अध्यक्ष थी कौन? सरोजिनी नायडू जी। लेकिन एनी बेसेंट जी क्या थी? पहली थी, ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट जी, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले प्रश्न है सब। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। श्वेत विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन क्या है? सही है, ये आपको बताना है। जो श्वेत विद्रोह था जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह क्लाइव के काल की घटना है, यानी कि क्लाइव उस समय जो है शासनकाल में था, तो ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। मुंगेर, और ये भी सही है, क्यों? क्योंकि बता रहा हूँ, मुंगेर और इलाहाबाद के ब्रिटिश सैनिकों ने कम भत्तों के भुगतान के कारण विद्रोह कर दिया था, ठीक है। जो मुंगेर और इलाहाबाद के ब्रिटिश सैनिक थे उन्होंने कम भत्ता मिला था उनको, इसलिए जो है इसके कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उसको क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह कहते हैं, और ये क्लाइव के शासनकाल में होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आने से पहले कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, एग्जाम की पॉइंट के में श्वेत विद्रोह के बारे में। 1766 ईस्वी में बंगाल में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी ने के यूरोपीय अधिकारियों के बीच मोहंगीर विद्रोह, यानी कि जिसे व्हाइट म्यूटिनी के रूप में भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने बट्टा क्षेत्र भत्ते को कम करने के आदेश को लागू करने के बाद बगावत किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 में आते हैं। गुप्त काल में उद्रंग शब्द का उल्लेख मिलता है, यह क्या है? गुप्त काल में उद्रंग शब्द का उल्लेख मिलता है, क्या है? सेना में एक पद है, राजस्व प्रणाली में अधिकारी है, कि भूराजस्व है, या मुद्रा के प्रकार है? 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि यह क्या है? भूराजस्व है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। ए.यू. ह्यूम जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ए.यू. ह्यूम जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? मद्रास अधिवेशन 1887, बांकीपुर अधिवेशन 1912, बम्बई अधिवेशन 1885, इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी ए.यू. ह्यूम साहब ने, ठीक है। ये कभी अध्यक्ष रहे ही नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बम्बई अधिवेशन 1885 में। लेकिन ए.यू. ह्यूम जो है कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ही नहीं थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना जरूर की थी, लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे? खिलाफत आंदोलन के खिलाफ कौन थे ये बताना है आपको।
खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो हकीम अजमल खान थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, मदन मोहन मालवीय थे या हसरत मोहानी थे? कौन जो है खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे? 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मदन मोहन मालवीय जो है खिलाफत आंदोलन क्या थे, खिलाफ थे। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, ये कैनाल यानी कि नहर है, ठीक है, और ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिवर यानी कि उद्गम स्थल है, उद्गम नदियां हैं, ठीक है, किन नदियों से निकलते हैं? तो सरहिंद जो है सतलुज नदी से निकलता है, बिल्कुल सही है, सरहिंद जो है सतलुज नदी से निकलता है। सुमेलित नहीं है की बात करें, कौन नहीं है, वही उत्तर हो जाएगा। ईडन जो है दामोदर से निकलती है, तो बिल्कुल सही है। मिदनापुर कोसी से निकलती है, बिल्कुल सही है। त्रिवेणी गोदावरी से निकलती है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि त्रिवेणी जो है गोदावरी से नहीं निकलती है। बाकी ये तीनों आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। इसका भी उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। सरहिंद सतलुज से निकलती है, ईडन दामोदर से, और मिदनापुर जो है कोसी नदी से निकलती है। त्रिवेणी जो है गंडक नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच जो है जो हिमालय है उसका नाम क्या है? सतलुज और काली नदी के बीच जो हिमालय का भाग है उसको का नाम क्या है? कुमायूं हिमालय है, असम हिमालय है, पंजाब हिमालय है या नेपाल हिमालय है? 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि कुमायूं हिमालय जो है सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। हिमालय का बंटवारा कई तरीके से हुआ है, तो जो नदियों के बीच का बंटवारा है उस तरह से अगर देखा जाए तो वो उस हिसाब से नाम रखा गया है। टेरा रोसा मिट्टी में भरपूर मात्रा में होता है। जो टेरा रोसा मिट्टी होती है उसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम, लोहा या ह्यूमस? 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, यानी कि कैल्शियम जो है टेरा रोसा मिट्टी में भरपूर मात्रा में होता है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? बादाम पर्वत जो है ये आयरन ओर की जगह है, ठीक है, आयरन ओर की साइट है, यह स्थान है, यानी कि एक तरह से राज्य का नाम लिखा हुआ है। बादाम पर्वत जो है उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। किरीबिरू जो है झारखंड में है, बिल्कुल सही है। बादाम पर्वत उड़ीसा में, किरीबिरू जो है झारखंड में। बाबा बुदन हिल्स जो है कर्नाटक में, बिल्कुल सही है, ठीक है। डाल्टनगंज जो है पश्चिम बंगाल में, नहीं, ये गलत है, तो यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। डाल्टनगंज है कहाँ? डाल्टनगंज जो है आपके झारखंड में है। ये सारे जो है क्या थे? आयरन ओर के साइड थे, ये ध्यान रखना है आपको। डाल्टनगंज कहाँ है? झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी से संबंधित है? कौन सा बांध जो है बेतवा नदी से संबंधित है आपको बताना है। माता टीला, सुकमा दुक्का, परीक्षा, यहाँ पे ये वाला भी 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कन्वर। तो ध्यान रखिएगा, जो माता टीला है, सुकमा दुक्का है और परीक्षा, 1, 2 और 3 जो है बेतवा नदी पर बांध बनाए गए हैं, लेकिन जो कन्वर है ये नहीं है, तो चौथा नहीं है, बाकी 1, 2, 3 है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि माता टीला, सुकमा दुक्का और परीक्षा जो है क्या है? बेतवा नदी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18 पे आंसर पहले जान लीजिए, कन्वर कहाँ पे है? कन्वर जो है कहनहार नदी पर सोनभद्र जिले में ये बांध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी आयरन और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है जिसमें आयरन भी है और एल्यूमिनियम समृद्ध यानी कि रिच अमाउंट में है? इनरिच्ड है विथ आयरन एंड एल्यूमिनियम। काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, पिट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। 18 का उत्तर जाएगा, हो जाएगा डी, यानी कि लेटराइट मिट्टी जो होती है, लेटराइट सोइल होती है, इनरिच्ड विथ आयरन एंड एल्यूमिनियम होती है, यानी कि आयरन और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, लोहे और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से बताना है किस राज्य की सीमा जो है किससे नहीं लगती है? म्यांमार से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मणिपुर की लगती है, नागालैंड की लगती है, असम की नहीं लगती है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यह है इंडिया का मानचित्र, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये है असम, और असम तो इसकी सीमा जो है यहाँ म्यांमार से नहीं लग रही है, बाकी अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, इन सब की क्या लग रही है? म्यांमार से सीमाएँ लग रही हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से जो है किसे उत्खात क्षेत्र यानी कि बैडलैंड्स रीजन कहा जाता है? उत्खात क्षेत्र यानी कि बैडलैंड रीजन कहा जाता है बुंदेलखंड की पठार को,
मालवा के पठार को, बघेलखंड के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को। 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि बुंदेलखंड के पठार को जो है बैडलैंड्स रीजन यानी कि उत्खात क्षेत्र कहा जाता है, बहुत ही अनुपजाऊ भूमि है इसलिए। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है कब? 8 फरवरी को, 5 फरवरी को, 12 फरवरी को, 10 फरवरी को। 21वें का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 10 फरवरी को जो है विश्व दलहन दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूल इकाई यानी कि बेसिक यूनिट नहीं है? देखिए मोल, सेकेंड, एम्पियर और न्यूटन इस सब ऑप्शन में है। तो मोल, सेकेंड, एम्पियर क्या है? ये तो है मूल इकाई, लेकिन न्यूटन क्या है? व्युत्पन्न कह सकते हैं या डिराइव्ड यूनिट कह सकते हैं, एक ही बात है, डिराइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि जो बेसिक यूनिट 7 होते हैं उससे मिलकर जो बना होता है वो क्या होता है? डिराइव्ड यूनिट होता है। तो न्यूटन किसका है? ये फोर्स यानी कि बल का क्या है? यूनिट है। बल बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन, केजी गुणे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर और सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -2 हो जाएगा ये। तो इसका यूनिट ये हो जाएगा। देखिए ये मास वाला है, ये मीटर यानी कि लेंथ का है, ये सेकेंड टाइम का है, सबसे मिलकर क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है फोर्स का यूनिट, इसलिए क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट है यानी कि व्युत्पन्न इकाई है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। कुएं में पानी भरते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, यह उदाहरण किसका है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम का है, न्यूटन गति दूसरा नियम का है, न्यूटन गति पहला नियम का है, या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या है? जितना आप फोर्स दूसरे पे अप्लाई करेंगे वो भी आप पे उतना अप्लाई करेगा। तो देखिए अगर ये कुआं है, ठीक है, अगर ये कुआं है और ये बाल्टी मान लीजिए के अंदर है, अगर यहाँ से रस्सी टूट जाती है और ये घिरनी है, रस्सी टूट गई तो जितना आप टेंशन इस पर लगा है उतना टेंशन इस पर लगा है, व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है। इसके बल से जो है ये, और ये बाल्टी का बल जो क्या था? बैलेंस था। तो दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे थे, लेकिन जैसे ये टूटा, पीछे व्यक्ति पीछे की तरफ और बाल्टी नीचे की तरफ गिर गई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इस जो है दोनों एक दूसरे पर बल लगा देते, एक दूसरे को जो है बैलेंस किए हुए थे, जैसे टूटी रस्सी, दोनों जो है अपने अपने अपोजिट डायरेक्शन में गिर गए। तो इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम। तो उदाहरण ही। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है क्या करता है? किसको कन्वर्ट करता है? किसको किस में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। दोनों ऑप्शंस मिसप्रिंट हो गए हैं, गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है लेकिन है उत्तर सही। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन? इलेक्ट्रिक जनरेटर। आप लोगों ने जनरेटर देखा होगा, ये जी यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे हैंडल मारा जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं आप लोग? जब मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो ये कॉइल जो है 2 साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच घूमता है, उसके बाद यहाँ से क्या होता है? करंट उत्पन्न हो जाता है। तो आपने क्या किया? मैकेनिकल एनर्जी को जो है यहाँ पे घुमा दिया और यहाँ से इलेक्ट्रिक मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर दिया आप? किस में कन्वर्ट कर दिए? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिए। प्रश्न संख्या 25 और आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। रंजित यानी कि पिगमेंटेड तथा प्रकाश परावर्तक यानी कि लाइट रिफ्लेक्टिव सेल्स को होती हैं, ठीक। इसमें से जो भी दिया हुआ है उसमें से कौन जो है पिगमेंटेड एंड लाइट रिफ्लेक्टिव सेल है यानी कि रंजित तथा प्रकाश प्रवर्तक सेल है? कोशिका है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, या क्रोमेटोप्लास्ट है? तो 25 का उत्तर हो जाएगा टी यानी कि क्रोमेटोप्लास्ट है, ठीक है। इसके साथ जो है आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।